प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमेश तेवर, शक्ति क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वास्तविक संख्याएं जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों, अपने वास्तविक संख्याओं के गुणों की बात चल रही थी अपने यूक्लिड विभाजन प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी ये जो परिवार था, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं यानी इस परिवार के अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए, प्रत्येक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, प्रत्येक भाज्य संख्या के लिए बात कही गई है। यानी इस तरह जो अपना परिवार जो लिखा गया भाज्य संख्या जो 2, 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह की जो संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वो अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान से प्रमेय है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तथा यह गुणनखंड, इसके जो गुणनखंड जो आ रहे हैं वो उनके जो क्रम है वो बदल सकते हैं आप। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मैं दोबारा इसको देखना चाहूंगा, 6 के मैं टुकड़े कर रहा हूँ तो ये आ रहे हैं। अब आप यदि देखेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 ही है, इसके अलावा कोई इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आप यदि इस 6 को अभाज्य गुणनखंड में यदि देखना चाहें तो 2 और 3 के अलावा अपने गुणनखंड नहीं कर सकते। अपने कर सकते तो क्या कर सकते हैं, इसको बस इतना कर सकते हैं, इसके क्रम बदल सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यही जो शब्द है सारे वो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के शब्द है। यानी पहले तो अपने जो देखा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो गुणनखंड जो आएंगे भाज्य संख्या के जो टुकड़े अभाज्य संख्याएं जो आएंगी गुणनखंड के रूप में वो अद्वितीय है। कहने का मतलब बस वही है, उसके अलावा कुछ और ऐसा कोई संभव नहीं है कि 2 और 3 के अलावा आप कुछ 5 लिख दो, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 और 3 ही है, बस उनका क्रम बदला जा सकता है, क्रम को छोड़ के अद्वितीय है। तो चलिए इसको वाक्य पूरा करें तो आगे अपने बढ़ेंगे। तो तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तथा यह है गुणनखंड अभाज्य, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, गुणनखंडों के आने वाले क्रम, यानी केवल इसके क्रम बदले जा सकते हैं और कुछ नहीं है। यानी क्रम है वो बदले जा सकते हैं, क्रम के बिना अद्वितीय, यानी बस यही है अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। चलिए अब देखिए, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कि प्रत्येक कोई भाज्य संख्या, जैसे मैंने 6 ली, इसको 2 गुणा 3 में लिख सकते हैं। ये 6 वो भाज्य है, 2 और 3 है वो अभाज्य है। यानी 2 और 3 केवल और केवल अपने पढ़े में ही मिलेंगे आपको, या यूं कहें कि इनके और आगे गुणनखंड में नहीं कर सकते। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में दर्शाया जा सकता है। और आगे इसमें लिखा है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, कि इनके क्रम के बिना ये है 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा 3 गुणा 2 लिख सकते हो, क्रम बदल सकते हो और आप इसमें कुछ बदल नहीं सकते। मैं आपको कहूं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3, इसके अलावा कुछ बताइए तो कोई नहीं, अद्वितीय, बस ये अद्वितीय मतलब बस ये है तो ये ही। तो इस तरह ये अपने पास अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, तो जिसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, दोबारा देखें तो बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है। चलिए अब किसी भी भाज्य संख्या को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए अपनी जो क्वेश्चन माला है 1.2 उसका पहला सवाल ही देखते हैं, फिर बदल सकते हैं क्या। तो मान लीजिए मेरे पास पहला सवाल दिया गया 140 के बारे में। 140 एक भाज्य संख्या है, 140 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अपने देखे इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसको अपने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय करिए कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या 140 को किया जा सकता है, तो देख लेते हैं। ये आपने गुणनखंड छोटी कक्षाओं में किए हैं, तो बिल्कुल बर्फ कार्य में करके देख लेता हूँ। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग भी आपको पता है 8वीं कक्षा में पढ़ रखा है कि अंतिम अंक यदि सम होता है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अंतिम अंक सम है, फिर अंतिम अंक सम है, 35 आ गया 70 का। अब यदि देखें
क्या इसमें 3 का भाग जा सकता है क्या? तो 3 के भाग के लिए शर्त अपने पढ़ रखी थी, अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग है 3 और 5 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या का नहीं, अपने अभाज्य संख्याओं का देखना होता है, तो अपने 5 का देखते हैं। 5 के लिए शर्त ये होती है अंतिम अंक है वो या तो शून्य होना चाहिए, इकाई का अंक है वो शून्य और 5 होता है, तो 5 का भाग जाता है। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 5 का भाग जाएगा। 7 आ गया तो 7 का भाग जाएगा। तो मैं यदि 140 को व्यक्त करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा 7, ये मैंने व्यक्त कर दिया। अपनी 1.2 है, उसका पहला सवाल कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है 2 5 7, यानी ये केवल और केवल अपने पढ़े में आपको मिलेगी, या इनके आगे गुणनखंड अपने नहीं कर सकते। तो बस अब 140 की जो अभाज्य गुणनखंड है ना वो सिर्फ यही है, 2 की घात 2, 2 अब 2 बार आएगा, 5 और 7, इसके अलावा आप नहीं कर सकते, अपने नहीं कर सकते। तो यही ये कह रहे हैं कि आने वाले क्रम के बिना लिखते हैं, बस क्रम बदल सकते हैं, 5 को आगे लिख देंगे, 7 को पीछे लिख देंगे, इस तरह से कुछ कर सकते हैं, बाकी अपने इसमें कोई और बदलाव कर नहीं सकते। चलिए इसका अगला सवाल अपने लेते हैं, पहले सवाल का दूसरा ही लेते हैं। 256 दिया हुआ है, जैसे 156 दिया हुआ है। 156 के लिए अपने देखें, 156 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो पहली बात तो यही क्लियर है कि सम संख्याएं जो होती है वो सारी भाज्य संख्या होती है, तो सम संख्या 2 से विभाज्य होती है, इसलिए बच्चों ये सम संख्या है, तो इसमें ज्यादा अपने को सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 156 के यदि अपने गुणनखंड करके देखें तो चलिए देखते हैं 156 के बारे में क्या विचार अपना। तो चलिए 156, तो सम संख्या है, इकाई का 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग कर दिया, 7 और 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, तो मैं 3 9 39 आ गया। फिर अब देखिए 3 और 9, इसमें 3 का भाग जा रहा है, वैसे अंकों का योग भी देखें, 9 3 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा, तो चलिए 3 का भाग देखता हूं, ये 13। अब बच्चों अपने को पता है 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 13 का ही भाग जाएगा, 13 केवल अपने पहाड़ी में मिलेगा, तो ये हो गया। तो इसके गुणनखंड अपने लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 गुणा में 13, यानी 2 बार आया, मैंने घात के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। तो इस तरह से अपने 156 के जो 156 है वो एक भाज्य संख्या है, उसको मैंने अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपकी 1.2 के सवाल चल रहे हैं, 3825 को लेता हूं। अगला सवाल है मेरे पास तीसरा 3825, इसको यदि देखें तो 3825 है वो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इकाई का 5 है, तो 5 से 5 का भाग जाएगा, किस संख्या का भाग जाता है वो एक भाज्य संख्या होती है। तो चलिए इसको देखें, बहुत ही अच्छे उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि क्या 2 का भाग जाएगा क्या, इकाई के अंक पे ये बात निर्भर करेगी, इकाई का अंक है वो इसमें विषम है, विषम संख्या, तो 2 का भाग तो क्लियर हो गया, नहीं जाएगा। 3 के लिए चेक करना है, तो अंकों का योग, 3 के लिए अंकों का योग 3 और 8 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब कंफर्म हो गया इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो चलिए 3 का भाग दे देते हैं। 3 एकम 3 6 3 दूनी 6, और उसके बाद आ गया 22, तो 7 के 21 5 1275 आ गया। तो चलिए फिर देखते हैं 3 का भाग जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो चलिए 4 और 3 दूनी 6 15 और 4 3 5 15, तो इस तरह से ये भाग चला गया, मेरे पास 425 आ गया। अब फिर अपने को देखना है कि 3 का भाग जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो मतलब 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो फिर 3 का नहीं जाएगा तो क्या करना है, फिर अपने को 4 के लिए चेक करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। अब जाते हैं 5 की तरफ, इकाई का अंक यदि 5 है तो 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 0 और 5 होता है तो इकाई का भाग 5 का भाग जाता है। तो चलिए ये हो गया 8 5 40, 85 आ गया, 85 में फिर 5 का भाग जा रहा है, तो ये बच्चों अपने पास 17 आ गया, फिर 17 का भाग जाएगा, 1 आ गया, तो मेरे पास बन गया इसमें 3 की पावर 2 5 की पावर भी 2 और 17, ये आ गया बच्चों। तो इस तरह से अपने देखें तो इसमें 5 का भाग सॉरी लास्ट में 17 का भाग, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने 17 से डिवाइड कर दिया और 1 आ गया। इस तरह के अपने छोटे छोटे उदाहरण यदि देखें तो इस प्रमेय की अपने समझ है वो और पक्की हो जाएगी कि देखो ये सारी आप इस साइड की जो सारी संख्याएं देख रहे हो वो सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 5 7 2 3 13 3 5 17। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं, अगला उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है 5005 वाला, वो देखते हैं। तो 5005 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या में बदला जा सकता है, चलिए देखते हैं 5, ठीक है, तो 1 0 0 1,
सीधा सा भाग जा रहा है। अब देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले हमने 2 के लिए देखा था विषम की संख्या, फिर 3 के लिए देखा क्योंकि 5 और 5 10 था, देखते पता चल गया 5 के लिए गया। अब देखते हैं इसमें 5 का नहीं जाएगा भाग, 5 से आगे बढ़ेंगे, 6 एक भाज्य संख्या, 7 का चेक करते हैं। तो 7 के लिए मैं देखूंगा तो 7 का भाग इसमें जा रहा है, तो चलिए अपने 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7 30, 7 चौक 28, 7 गुना 4 28 हो गया, 28 हो गया तो 7 किया 21, 143 आ गया। 143 आ गया, फिर मैं देखूँ इसमें 7 का भाग दोबारा नहीं जा रहा है क्योंकि 7 दूनी 14 है, फिर 3 बच जाएगा तो नहीं जाएगा। 8 के लिए नहीं चेक करना, 9 के लिए नहीं करना, 10 के लिए नहीं करना। फिर 11 के लिए देखते हैं तो 11 का भाग इसमें जा रहा है क्योंकि पहले और तीसरे का योग है वो सम अंकों पर अंकों का योग और विषम वाले अंकों का योग है वो बराबर है, तो 11 का जा रहा है। 13 का ही जाता है क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या हमने पढ़ा था पहले। तो चलिए 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ये देखिए सारी की सारी अभाज्य संख्या है। तो यही अपने अंकगणित के आधार पर में कह रही है कि 5005 को 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो एक सवाल और अपने पास दिया हुआ इसमें, उसको भी देख लेते हैं। 5वां सवाल जो है उसमें दिया है 7429, 7429 ये एक भाज्य संख्या है, इसको अपने अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको देखिए, इस पे अपने 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जाएगा, 5 7 ऐसे जाए देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले 17 का भाग जाएगा बच्चों, 17 का भाग आप देखेंगे इसमें तो भाग पूरा पूरा जाएगा। तो चलिए आपके लिए है सवाल ग्रेकर के रूप में ये सवाल सारे करने, ये भी करना है। 17 का भाग जाएगा, उसके बाद यदि आप देखेंगे 19 का भाग जाएगा, फिर आप देखेंगे 23 का भाग इसमें जाएगा। तो 17 गुना 19 गुना 23 के रूप में आप इसको व्यक्त करें, तो आप इसको खुद करके भी देखेंगे। सबसे पहले इसमें 17 का भाग जाएगा, फिर इसमें जो संख्या आएगी उसमें 19 का जाएगा, फिर 23 का जाएगा। तो इस तरह से अपना पहला सवाल पूरा होता है। इसको अपने गृह कार्य के रूप में नोट्स में अपने शामिल करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में अपने अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी अपनी अंकगणित के आधार पर में। तो आगे यदि देखें तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब है मेरे पास उदाहरण नंबर 5 नंबर उदाहरण करते हैं अपनी किताब में। संख्याओं चारण पर विचार करना है। संख्याओं चारण पर विचार कीजिए, इस तरह से दिया हुआ है। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है। चारण पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब जो 1 से शुरू होती है। चलिए आगे ये बात इसने कही है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए 4n है का जो मान है वो 0 पर समाप्त हो। तो जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या 4n का जांच कीजिए कि क्या n के बारे में ये कह रहे हैं, n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n का कोई मान है जिसके लिए 4n, ये जो संख्या है 4n अंक है वो 0 यानी अंतिम अंक इकाई का अंक है वो 0 आना चाहिए, 0 पर समाप्त होना है। ये अपने चेक करना है, ये सवाल है पास। तो विद्यार्थियों सबसे पहले अपने को देखना है कि इकाई का अंक 0 कब आएगा। ये कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त यानी इसका मान जो है, जैसे सपोज कीजिए n एक प्राकृत संख्या है, मैं इसको समझने के लिए प्राकृत है तो इसका मान 4 आ गया, n का मान 2 मैंने n का मान 2 रखा तो इसका मान 16 आ गया, n का मान मैंने 3 रखा तो 64 आ गया। इस तरह से n का मान अपने बढ़ाते रहेंगे। इसे 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, ये कह रहा है n का मान ऐसा कोई आएगा क्या जिसमें ये अंक है वो 0 आ जाए, ऐसी कोई स्थिति बनेगी क्या कभी, और बनेगी तो वो कौन सा अंक होगा ये पूछ रहे हैं। इस तरह की ये चर्चा कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इकाई का अंक 0 आएगा तो वो संख्या 0 जो आएगा तो वो संख्या 2 और 5 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य भी होगी और 5 से। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 आता है, जैसे ये इसमें 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं, 2 और 5 के गुणनखंड आवश्यक रूप से होते हैं। कोई भी संख्या देख लीजिए आप जिसके इकाई का अंक 0 आता है, जैसे 20 क्यों ना है तो 20 के यदि टुकड़े करें गुणनखंड करें तो इस तरह से आएंगे, 4 गुना 5 यानी 2 से करेंगे 4, 4 5 20, इस तरह से आएंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 100 है, 100 के भी
अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इस तरह से आएंगे 2 और 5। तो हमेशा ये आवश्यक है कि इकाई का अंक यदि शून्य है तो उसमें 2 और 5 के गुणनखंड आवश्यक रूप से होंगे। उसके कोई भी भाज्य संख्या है उसके अपने गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आवश्यक रूप से होंगे, 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो चलिए फिर अपने इस बात को सत्यापित करते हैं, ये जो कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। चलिए फिर देखते हैं। अपने पास संख्या है 4 के मैं टुकड़े करता हूँ अभाज्य संख्या के रूप में 4 अपने व्यक्त, क्योंकि 4 एक भाज्य है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में अपने लिख सकते हैं। साधारण सा है, 4 को यदि लिखेंगे तो 2 की घात 2, ठीक है। तो अपने तो 4n है, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा इस तरह से, 2 की पावर 2 है। अब अपने इसके 4 के अभाज्य गुणनखंड जो करके देखें वो आगे 2 की पावर 2 है, यानी वो सिर्फ 2 है अभाज्य संख्या। 4 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो सिर्फ 2 के रूप में आए हैं। तो होना किसमें चाहिए था 2 और 5, उसके बिना तो शून्य संभव नहीं है, तो 5 इसमें नहीं है। यहां अभाज्य गुणनखंड में 5 के गुणनखंड नहीं है, 5 के गुणनखंड विद्यमान नहीं है, अतः n के किसी मान के लिए 4n, इसकी जो बात कर रहे हैं 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये बच्चों ने पढ़ा, इस तरह से अपने देख सकते हैं। देखो भी दोबारा देख लीजिए, आपको अंकगणित के आधार पर में मैंने लगाई भी 4 की घात है इसको अपने 2 की घात 2 और अन्य वैसे का वैसा घात के ऊपर घात है घातों का गुणा कर दिया। मैंने ये देखा कि इसके अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ 2 के रूप में है। 4n के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो किसके रूप में, केवल 2 की घात आई है, जितने भी आ सकती है। तो केवल उसमें अभाज्य गुणनखंड 2 है, परंतु इकाई का शून्य लाने के लिए तो आवश्यक है कि 2 और 5 होने चाहिए। इसमें 5 नहीं है, यदि 5 होता तो अपने कहते कि इसमें इकाई का अंक है वो शून्य हो सकता है। 5 नहीं आया, इसमें कोई मेरे को 5 यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, तो अपने कह सकते हैं कि इसमें ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरह का आपका एक 5वां सवाल भी दे रखा है, यहाँ पर 6 के रूप में दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही अपने उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं वो सवाल भी देख लेता हूँ उसके साथ साथ ही। सवाल नंबर 5 है आपका, तो यहाँ पर 6 है, ये कह रहा है कि 6 पर विचार करना है। तो अब अपने को क्या करना है, 6 के टुकड़े करके देख रहे हैं। 6 एक भाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य है क्योंकि 2 के पढ़े में भी आता है, 3 के पढ़े सरल अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया था, तो उस हिसाब से अपने देखें तो 6 वो 2 के पढ़े में भी आ रही है और 3 के पढ़े में भी आ रही है। तो चलिए हल करते हैं इस बात को। 6 की पावर है 6 के यदि मैं टुकड़े करूंगा तो 2 गुणा 3, इसको मैं यूं लिख सकता हूं। तो देखिए किसके रूप में आए हैं, 2 और 3 के रूप में आए। 6n के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किसके गुणनखंड 2 और 3 के रूप में। आना किसके रूप में चाहिए था 2 और 5, 3 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर 5 आना आवश्यक भी है साथ में, 2 और 5 का होना आवश्यक है। तो 5 इसमें है नहीं, 5 नहीं है, तो साधारण सी बात है अपने कह सकते हैं कि ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ 5 गुणनखंड के रूप में विद्यमान नहीं है, रूप में विद्यमान नहीं है, अतः 6n अंक शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से बच्चों अपने लिख सकते हैं। तो ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जिसके उपयोग अपने कर सकते हैं। इसी तरह अपने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा महत्तम समाप्त प्रत्यय, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं अपने, बहुत ही आसान इसके पार्ट है, तो अपने देखते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, यदि आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे ऊपर में तो बहुत ही आप इस तरह से इसके रिलेटेड जो सवाल है कर सकेंगे। तो चलिए मैं अगला उदाहरण लेता हूँ, छठा उदाहरण लेता हूँ। 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना और LCM भी ज्ञात करना है। चलिए उदाहरण छठा, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, इसका अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते थे। यहाँ अपने महत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात करेंगे और लघुत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात करेंगे। का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है।
चलिए इसको अपने देखते हैं। सबसे पहले तो मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करूं, क्योंकि अंकगणित के धातु पर मैं अपने बात ही अपने समझ रखी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3, 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3, अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने। और अब मैं 20 को करूंगा तो 20 के आ जाएंगे बच्चों 2 की घात 2 गुणा 5, यानी 4 5 20, 4 को मैंने लिखा है 2 गुणा 2, 2 की घात 2। चलिए अब अपने इसका महत्तम समाप्त करते क्या करेंगे, एचसीएफ क्या करेंगे। तो एचसीएफ में जो कॉमन पार्ट्स है उसकी छोटी छोटी घात वाले पद लेने हैं। तो 2 और 2 दोनों में विद्यमान है, तो दोनों में है उसकी कम घात लेनी है। तो यहाँ पर 2 की घात 1, किसी संख्या के ऊपर किसी अभाज्य गुणनखंड के ऊपर घात नहीं है, उसको 1 मानते हुए, तो यहाँ पर तो 1 घात है और यहाँ 2 घात है, तो मैं 1 घात वाला पद लूंगा। अब देखिए कॉमन पार्ट्स में कम घात वाला लेना है, तो 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, तो उसको नहीं उठाएंगे, कॉमन में कम घात वाला लेना है, सबसे न्यून घात वाला। तो एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम में जो अधिकतम घात वाले लेते हैं, तो कॉमन पार्ट्स में तो अधिकतम 2 की पावर 2 है, उसके बाद 3 को भी उठाना है, 5 को भी उठाना है, ठीक है। भी कॉमन है उसमें अधिकतम घात और बाकी है उसको अधिकतम घात वाले पद उसके उठाने होते हैं। तो चलिए ये हो गया 4 3 5, तो 4 के 12, 5 12 गुणा 5 60 आ गया। तो इस तरह से अपने ये उदाहरण देखो कितना आसानी से सवाल हल कर लिया, बिल्कुल सरल सवाल इसमें दिए गए हैं, बिल्कुल ही साधारण सवाल है। तो इनको यदि अपने 1 या 2 बार अभ्यास थोड़ा करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। अब चलिए मैं एक अपनी किताब का सवाल और ले लेता हूँ इसी तरह का। मैं चलता हूँ आगे, अपना सवाल नंबर 3 में से लेते हैं। सवाल नंबर 3 में भी ऐसे सवाल दिए, उसमें 3 संख्याएं दी गई है। तो 12 15 और 21 दिया हुआ है, 3 नंबर सवाल दिया। 3 में भी 3 सवाल दिए गए हैं, तो मैंने पहला उठाया है इसमें से 12 15 और 21। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको 12। तो 12 को लिख सकते हैं 4 दिया, 12 होते 4 गुणा 3, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 3। बाकी अपने भाज्य गुणनखंड ज्ञात करके भी देख सकते हैं। 15 को लिखेंगे बच्चों 3 गुणा 5, और 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7, ठीक है। 3 संख्याएं ले ली। अब देखिए क्या करना है, अब अपने इसमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में बिल्कुल न्यून किसकी, वो भी कॉमन पार्ट्स, कॉमन जो अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों में विद्यमान है उसकी न्यूनतम घात लेनी है। तो देखिए एक 3 है जो मेरे को तीनों दिखाई दे रहा है, और उसकी घात भी सभी में बराबर है, 1 की घात है, तो 3 ही है। एचसीएफ का मतलब महत्तम समाप्त करने का मतलब ये है कि तीनों में से जो कॉमन पार्ट्स है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों में विद्यमान है, उसकी न्यूनतम घात, कम से कम घात। अब चलिए एलसीएम के लिए देखते हैं। एलसीएम के लिए नियम है थोड़ा सा उल्टा है इसका। सबसे पहले हमने 2 की पावर 2 आ गई, अधिकतम घात 3 की अधिकतम घात 1 ही है, 5 की अधिकतम घात 1 ही है, और 7 की अधिकतम घात 1 है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 12 5 60, 60 का गुणा 7 से करेंगे तो 420। इस तरह से हमने देखो मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए हैं, क्योंकि अपने अंकगणित की आधार प्रमेय का के बारे में जानते हैं। तो इस तरह यदि आप देखें 17 23 और 29 का दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ भी एक बिल्कुल ही बहुत ही रुचिकर सा सवाल दिया है, कौन है आगे वाला, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। 17 23 और 29 ये सेकंड दिया गया है, तीसरे सवाल में सेकंड पार्ट्स दिया गया है। तो अब आप यदि देखेंगे तो 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य, इसके टुकड़े इतने नहीं कर सकते, इसको बस मैक्सिमम इतना ही लिख सकते हैं अपने 17 गुणा। इसी तरह 23 की यही कहानी है, 29 की भी यही है। तो इसका यदि अपने देखेंगे मैथड समाप्त करते देखेंगे बच्चों, तो एचसीएफ यदि इसका देखेंगे तो अपने पास एक ही आएगा सर। जब तीनों संख्याएं, सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं दे रही हो, अभाज्य संख्याएं दे रही हो, सारी अभाज्य संख्याएं आपके पास, और कोई पार्ट्स कॉमन नहीं है, तो फिर एक होता है उसका मैथड समाप्त करते हैं, तो वो एक अपने मैथड समाप्त करते हैं। इसका एलसीएम यदि देखें, एलसीएम देखें तो 17 गुणा 23 और गुणा 29, इसका अपने गुणा करेंगे तो ये अपने पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह की गुणा अपने करके देख सकते हैं। इसके बाद आगे वाला सवाल भी आपको, इसका गुणा भी आपको करना है, और आगे वाला सवाल भी मैं आपको देता हूँ। तीसरा सवाल ये भी आपको स्वयं करना है बच्चों, ये है 8 9 25, बिल्कुल आसान सा सवाल है। 8 9 25 ये भी आपको करना है। तो आज इस तरह से अपने जो प्रश्नावली चल रही है 1.2 उसके सवाल हो गए हैं
पहला सवाल हो गया 1.1, 1.2 का पहला सवाल हो गया, पांचवा हो गया यहाँ पर, और तीसरा भी हो गया है, उदाहरण भी हो गया आपके साथ, पांचवा उदाहरण हो गया, छठा उदाहरण हो गया। तो इसको आप कर लीजिए और मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।